आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। पंजाब नेशनल बैंक मनासा से किसान के साथ हुई 7,41,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं 6,55,000 रुपए भी बरामद किए हैं। 25 मई 2022 को पंजाब नेशनल बैंक मनासा से किसान कंवरलाल पिता नंदा धनगर उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया थाना कुकड़ेश्वर ने किसान क्रेडिट कार्ड से 7,50,000 रुपए निकालकर मनासा से अपने गांव जा रहे थे। कुछ रुपए निकालकर अपने पुत्र भेरूलाल धनगर को दिए, बाकी बैग में 7,41,000 रुपए रख लिए और बैंक के बाहर बैठकर अपने लड़के भेरूलाल का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान कुछ बदमाश कपड़े पर लस्सी डालकर बैग में रखे रुपयों को चुराकर पैदल भाग निकले। घटना को चुनौती के रूप में लेकर लगातार बारीकी से जांच कर मनासा पुलिस द्वारा लगातार और हर संभव प्रयास करने पर उक्त घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें शुभम पिता कुंदन सांसी उम्र 20 वर्ष निवासी कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़ व अन्य 2 आरोपी जिसमें ऋषिकेश पिता प्रताप सांसी निवासी हुलखेड़ी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ व ऋषि पिता अनूप सांसी निवासी कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़ को नामजद हुए किया। चोरी हुई राशि 7,41,000 रुपये, जिसमें कुल राशि 6,55,000 रुपये बरामद की। बाकी नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया गया। खुलासे के दौरान SDOP यशवसी शिंदे, थाना प्रभारी KL डांगी, पुलिस टीम व पत्रकारगण मौजूद रहे। मई माह में किसान जो बैंक से अपने KCC की राशि लेकर जा रहा था, उसकी 7,41,000 की राशि जो है वो लूटी गई थी, जो कि इसमें 3 आरोपी बनाए जाकर एक आरोपी की गिरफ्तारी कर 2 आरोपियों पे जो है नामजद आरोपियों पे इनाम घोषित किया जाकर इसमें 6,55,000 रुपये की रिकवरी हुई है, जो कि न्यायालय को सुपुर्द की जाएगी। क्या राशि बरामद हुई है? नहीं, आरोपी बरामद नहीं हुए हैं और उसके बाद उन पर इनाम घोषित किया गया और घोषणा जारी है। कितनी राशि बरामद हुई? हाँ, राशि बरामद हुई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी नामजद है। हाँ, टोटल 3 आरोपी हैं, जिसमें से 1 आरोपी गिरफ्तार है और 2 फरार होकर उन पर घोषणा जारी है। राशि कहाँ से मिली? जहाँ पर पुलिस को मुखबिर पे पता चला था, दबिश दी थी, उसके बाद पुलिस को राशि मिली। आरोपी कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? तो पुलिस प्रयास कर रही है, वो आरोपियों की लिंक भी पुलिस के पास है, तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी ही जो है आरोपी और राशि रिकवर हो। लोन का जो अमाउंट था, जो कि लगभग 7,50,000 था, वो लेकर निकले थे। उसमें से जो 9,000 रुपये थे वो उन्होंने अपने सुपुत्र को किसी कार्य और बीजाई और ये लेने के लिए दे दिए थे। शेष जो रकम थी, यानी 7,41,000 लेके वो जो अपना भरका देवी आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो ये जो वहाँ से ये उन्होंने संदिग्ध जो थे हमारे, उन्होंने नज़र रखी और उनसे के ऊपर कुछ मेला पदार्थ फेंक कर, जिससे कि उनका ध्यान बढ़ गया और वो राशि लेकर जो है वो गायब हो गए थे। तो मुखबिर सूचना और CCTV फुटेज जो हमारे थे, उसके आधार पर वो जो उनके हाव भाव चाल चलन, क्योंकि जो संपत्ति संबंधी अपराधी होते हैं उनका बहुत जगह डेटाबेस होता है, उस आधार पर एक अपराधी के नाम का हमने खुलासा किया था। वो हमने उसकी शुभम की गिरफ्तारी भी करी है, क्योंकि वो और भी जगह संपत्ति संबंधी अपराध में जो था वो अपराधी था। उसके बाद उसी के द्वारा इन 2 लोगों का बताया गया कि घटना तो करी गई थी, परंतु जो राशि है वो इन दोनों लोगों के पास है। तो उस क्षेत्र में मुखबिर सूचना के आधार पर इनके घर पर दबिश दी गई, परंतु ये दोनों वहाँ से निकल गए। पर ये जो राशि है, ये 6,55,000 रुपये वहाँ पे प्राप्त हुई, जो कि विधिवत रूप से जब्त की जाकर आज शेष कार्रवाई पूरी की जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए, जनता और पुलिस और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बैंक के स्टाफ है, इन सबकी भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि कभी भी घटना जो है वो होती अचानक है, पर उसकी तैयारी हमेशा 2 या 3 दिन पहले से स्टार्ट होती है। जो उनका मूवमेंट होता है, अगर हमारे बैंक के सारे कैमरे, उनके सारे एंगल्स हम और बेटर क्वालिटी के कैमरे वहाँ लगाएं। जो हमारे गार्ड्स हैं, आसपास के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वहाँ दिखता है, क्योंकि जो पैसे लेने आता है, देने आता है या किसी बैंक कार्य से आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आना जाना बहुत ही क्विक होता है, वो अपने पैसे लेके चला जाता है। पर जिसको इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उस एरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा और ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ ढूंढेगा जिनसे उसको लूट करना बहुत आसान हो जाएगा और वो तब ये क्षेत्र छोड़ के तत्काल निकल जाएगा। उस समय भी हम कोशिश करते हैं कि हम नाकाबंदी से उसको रोक लें, पर वो कितने प्रतिशत सफल होगा, इससे अच्छा है कि हम घटना को प्रोएक्टिवली पहले ही कंट्रोल कर लें और अगर इस तरह का कोई संदिग्ध हमारे क्षेत्र में दिखता है तो उसको पहले ही ऐसी वारदात करने से रोक लें। मैडम, नहीं, ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो आरोपी मिला है, अगर यहाँ का कोई व्यक्ति उसको मदद करता या उसको कोई क्लू या पॉइंट देता तो वो अपने PR के दौरान इस बात का खुलासा करता, पर उसके द्वारा जो दोनों साथी उसके बताए गए और जो हमारी टेक्नोलॉजिकल टीम ने भी जो VDR को
एक्सेस करके एक्सप्लेन किया है वो दोनों ही चीज़ें मैच हुई। तो हमने वो क्रॉस वर्डिक्ट दोनों जोन के लिए, पर वो दोनों मैच होके वो जो थे वो उसी क्षेत्र के आरोपी थे और दबिश में वो रकम का भी उसी क्षेत्र से मिलना। तो तीनों चीज़ें ये इंगित करती हैं कि जो बाहर के संपत्ति संबंधी अपराधी थे राजगढ़ क्षेत्र के, उनके द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया। साइबर और जो हमारे डेटा वैसे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये न्यूज़ हमारी जो है वो छपती भी है और उसको सारे ही लोग पढ़ते हैं, तो कुछ प्लानिंग हमारी चल रही है और अगर हम कुछ ऐसा सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के जिस हम प्रयास में अगर वो सफल होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगी। मैडम भाई देखिए, जब अगर हमारे क्षेत्र का अपराधी होता है तो उसको लेकर जो चीज़ें होती है वो अलग होती हैं, और जब वो अपराधी किसी दूसरे क्षेत्र का होता है तो भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि गोपनीयता के साथ, दक्ष टीम के साथ, और अगर हम पकड़ने गए होंगे तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ ही पकड़ने गए होंगे, पर वो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मौके से राशि तो जब्त हो गई, पर वो आरोपी जो है तो मैडम राशि हमको पता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि राशि मिलना फरियादी के पक्ष से है पर पुलिस के पक्ष से हम चाहते हैं कि वो आरोपी मिले तभी ये वारदातें ये संभव है क्या? किसी भी जगह से पकड़ के ला सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, पर अगर वहाँ महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या ऐसा व्यक्ति जो हम जानते हैं कि ये हमारी वारदात में नहीं था क्योंकि हमारे लोग ट्रेस हो गए थे, तो हम सिर्फ दबाव बनाने के लिए या हम अपनी जब्ती दिलाने के लिए ऐसा कोई अवैधानिक काम नहीं। मैडम हमारा सवाल भी जिसने ऑब्वियसली मशक्कत करी, हमने अपने स्तर से जो भी चीज़ें थी उनको भी ये लगा कि अगर अननेसेसरी, देखिए क्या होता है, अगर आप वैलिड हैं तो आपके आरोपी हमारे ओपन है, पर अगर दूसरे लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको भगने में मदद कर रहे हैं, वहाँ आश्रय दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे भी आश्रय संश्रय के जो रहते हैं कंसीलमेंट के, हम उसमें उनके भी नाम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो व्यक्ति समझता ही है, तो बेटर है कि बहुत ज़्यादा ट्रैप होने से अच्छा होता है कि एटलीस्ट उन्हें राशि प्राप्त हुई है, और जो वो लोग हैं तो वो तो उनके फेस और सारी चीज़ें क्लियर है, और बाकी जो भी हमारे पास और भी डिटेल्स है जो कि अभी हम ओपन नहीं करना चाहते। तो किसान को ये तो वहाँ से जो जब्त करके लाए बहुत ऑब्वियस है कि हम वही देंगे। मैडम, बहुत लंबा टाइम इसमें अपराध पंजीकरण गणेश उत्सव समिति द्वारा ग्राम पंचायत भाटखेड़ी में मंशापूर्ण गणपति मंदिर पर बीते देर शाम विशेष छप्पन भोग का आयोजन रखा गया। साथ ही छप्पन भोग से बनी प्रसादी का वितरण किया गया। अति प्राचीन गणपति के भव्य मंदिर पर दर्शन करने नगर सहित आसपास क्षेत्र से बड़ी हजारों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ी। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि प्रति वर्ष बड़े आयोजन रखे जाते हैं, लेकिन बीते कोरोना काल के 2 साल के दौरान यह उत्सव नहीं हो पाए, लेकिन इस वर्ष 10 दिन तक अलग अलग आयोजन कर ये उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में समस्त ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहता है। देर रात तक बड़ी संख्या में दर्शन करने वाले भक्तजनों की भीड़ मंदिर पहुंची व दर्शन कर महाआरती के साथ प्रसादी का लाभ लिया। प्राचीन मंदिर श्री मंशापूर्ण गणपति जी के इस मंदिर पर लगभग 300 साल पहले श्री करण सिंह जी खांडेराव जी ने इस श्री मंशापूर्ण गणपति जी की स्थापना करी थी। बहुत समय पहले इनको खांडिया गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है, और आज इस वर्ष इसका मंशापूर्ण नाम दिया गया क्योंकि रावले साहब, रावले घराने से इसका इतिहास निकला है 300 साल पुराना। और गांव का यह आयोजन लगातार सन 1991 से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ था, और वहाँ से लेकर अभी तक सतत कार्यक्रम गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आज का ये कार्यक्रम श्री मंशापूर्ण गणेश उत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासियों के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। इसमें पूरे गांव का सहयोग रहा है और मंदिर निर्माण में पूरा गांव सहयोग करता है, और आज लगातार 5वां साल है 56 भोग का आयोजन है।
इसमें भगवान श्री मंचापूर्ण गणपति जी को 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें गांव के हर घर से भोग आता है और हर घर के यहाँ से भोग बनकर तैयार होकर आता है और भगवान को लगाया जाता है। और ये हर साल समापन के एक दिन पहले ही रखा जाता है, क्योंकि गांव के सानिध्य में बड़ी प्रसाद बनती है और वो प्रसाद अंतिम दिन प्रसाद गांव में वितरण होती है और पूरे गांव सामूहिक रूप से यहाँ पर महाआरती आज की सामूहिक रूप से पूरा गांव एकत्रित हुआ था। और भाटखेड़ी रावले घराने के कौशलेंद्र सिंह जी चंद्रावत साहब, अच्छू बना साहब, विक्रम सिंह जी चंद्रावत साहब, रवि बना साहब रावले घराने से आज यहाँ पधारे थे और उनके सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों ने सामूहिक आरती को संपन्न किया। आज 56 भोग का आयोजन है, पूरे गांव के सानिध्य में हुआ, संपन्न हुआ और प्रसादी वितरण लगातार जारी है। नरेंद्र पोखरा, गांव भाटखेड़ी, बुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच। और आज इस कार्यक्रम में द्वारा खाने गणेश पर क्या आयोजन रखे? आज गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 56 भोग का आयोजन किया गया है। गांव भाटखेड़ी में अति प्राचीन मंदिर है जो मंशापूर्ण गणपति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दराज के सभी क्षेत्र के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कोरोना काल के बाद में यहाँ पर इस वर्ष लगभग 2 वर्ष बाद पुनः इस वर्ष धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया। 10 दिवसीय कार्यक्रम में आज 56 भोग का कोरोना काल से पहले जो आयोजन हुआ उसमें भी 56 भोग प्रतिवर्ष किया जाता था समिति द्वारा और गांव के सहयोग से। और इस वर्ष भी गांव के सहयोग से और समिति द्वारा और विशेष रूप से 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों एवं माताओं, बहनों एवं वरिष्ठ जनों, बच्चों सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 56 भोग को भव्यता प्रदान की। मेरा नाम कमलेश पाटीदार है। लेकिन फिर भी समिति का जो काम है वो बहुत अच्छा है, उन्हीं की मेहनत से इतना सफल आयोजन हो पाता है। आज जो है आसपास के पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है, दिखती है कहीं भी गणेश जी के कार्यक्रम में। तो ये गणेश जी की भी महिमा है और समिति का जो योगदान है वो बहुत बढ़िया है। उन्हीं की मेहनत से आज जो है इतनी अच्छी सजावट है, लाइटिंग, डेकोरेशन बहुत बढ़िया है और आज जो 56 भोग का आयोजन है वो बहुत बढ़िया। भारत सरकार की राजभाषा नीति नियमों के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष भर कई समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी के तहत आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल प्रतापपुरा में हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा हिंदी के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, काव्य पाठ व सम्मान समारोह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर पधारे कवि व साहित्यकार दादू सुरेश प्रजापति, कवि नरेंद्र व्यास, कवि दशरथ बैरागी, कवि योगेश शर्मा, अंकित सोनी, शिक्षक नंदलाल पाटीदार, मंगल कुशवाहा पत्रकार, बद्रीलाल गुर्जर पत्रकार, राकेश शर्मा पत्रकार का विद्यालय परिवार ने कवियों व पत्रकारों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। मां शारदा की संगीतमय वीणा के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। कवियों द्वारा बच्चों को हिंदी पखवाड़ा दिवस के तहत हिंदी मालवी व हास्य रस पर विशेष काव्य पाठ सुनाए। स्कूली बच्चों व स्टाफ ने तालियों के साथ आयोजन में उत्साह दिखाते हुए कविताओं और हास्य का आनंद लिया। आयोजन के दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य धर्मेंद्र पाटीदार, मनोहर पाटीदार, नरेंद्र बैरागी, सुरेश पाटीदार, स्कूल प्राचार्य आरती आर्य सहित विद्यालय परिवार और स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ और इस वक्त खड़े हम प्रतापपुरा के आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल में। आज हिंदी पखवाड़ा दिवस के तहत यहां पर विशेष आयोजन रखे गए। काव्य गोष्ठी के साथ में हास्य रस, व्यंग रस और अन्य जो कविताएं रहती है उसको लेकर कवियों द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ दी गई। साथ ही स्कूल स्टाफ भी मौजूद था, यहाँ के प्राचार्य, बच्चे और पूरा स्कूल स्टाफ है। यहाँ पर आज हमें कुछ विशेष देखने को मिला। कवियों द्वारा कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ यहाँ पे दी गई जो हमने भी पहले कहीं नहीं सुनी।
उसी को लेकर हमने यहाँ के स्टाफ से चर्चा करी। काफ़ी समय बाद हमने भी ऐसा आयोजन यहाँ पहली बार देखा है और उम्मीद है कि आगे भी अपने देखने को मिलती रहेगी। यहाँ के कई स्टाफ हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ के प्राचार्य है और अतिथि है और कवि भी है। हम इनसे जानेंगे कि क्या आज क्या विशेष रहा। सर बताएं, सर आज जो क्या विशेष आयोजन यहाँ पे स्कूल में आयोजित किया गया? सर जो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है उसको लेकर के पूरे विश्व भर में जो हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसी को लेकर के यहाँ आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्षेत्र के माँ सरस्वती के जो पुत्र कविवर हैं उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रस्तुतियाँ यहाँ पर कविताएँ दी गई और बच्चों को प्रेरित किया गया, शायद मनोरंजन भी किया गया। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर रखा है। तो यही मेरे हिसाब से सभी स्कूलों में इस तरह के आयोजन समय समय पे होती रहे तो हिंदी को लेकर विशेष महत्व रहता है। जो आज के समय में इंग्लिश और कंप्यूटर के और मोबाइल के युग में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी हिंदी को लेकर कुछ हमारे साथ कवि है जो विशेष रूप से हिंदी के कवि और माने जाते हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे ये। जी, आज विशेष आयोजन रखा गया आदित्य सरकार स्कूल, जो पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, उसमें आप भी पधारे हैं। क्या देखा आपने और क्या विशेष आयोजन रहा है? ये हिंदी के विषय में देखो, विशेषकर ये मैंने तो अभी तक पहला आयोजन ऐसा देखा है कि जो हिंदी विषय के पहली बात तो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हिंदी के विषय में इस विद्यालय परिवार द्वारा जो एक अनोखा कार्यक्रम रखा है। आजकल लोग अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी माँ को भूल चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी घर में अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम किसकी इज़्ज़त करेंगे। हमें सबसे पहले, इसीलिए मैं शासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है, जैसे हिंदी के विषय में, हिंदी भाषा भारत में लगभग अब थोड़ी पिछड़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर शासन इस पर विशेष ध्यान दे, जहाँ पे स्कूलों में, विशेषकर स्कूलों में जो पोस्टिंग होती है, शासकीय स्कूलों में हिंदी विषय की पोस्टिंग नहीं होती है। तो अगर हिंदी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिलेगा तो हिंदी का हम कैसे उद्धार करेंगे? कैसे क्या फ़ायदा फिर वो पखवाड़े मनाने में? क्या फ़ायदा हमें जब हम बस उनको हम कागज़ों में ही मतलब ये कर लेंगे कि ये पखवाड़े मनते रहेंगे, बाकी हिंदी का उद्धार नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि हमें हिंदी को व्यवस्थित उसका वो दर्जा देने के लिए हमें हिंदी के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि विद्यालय में बच्चे अगर पढ़ के निकले तो एक अच्छे हिंदी के जानकार निकले, हिंदी के मतलब उस चीज़ को अच्छा पढ़ने वाले निकले और आगे जाकर के हिंदी में अच्छा काम हो। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं देखो यहाँ पे जो बच्चे, हाँ, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे चाहे किसी भी विषय में किसी भी भाषा को पढ़ें, परंतु हिंदी पर भी विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी गलतियों पर विशेष ध्यान दें, अनुस्वार अनुनासिक पर भी ध्यान दें। और ये तब संभव है जब हम हिंदी को एक व्यवस्थित एक विषय का दर्जा दे करके और ढंग से पढ़ाएंगे, तो बच्चों की हिंदी अगर व्यवस्थित होगी तो निश्चित ही है कि ये मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि साहित्य का जो अभी जो अनुष्ठान हुआ है बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे देश भर में बच्चियों के लिए विशेष सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर जो नियम कायदे कानून बनाए गए, क्या देश में बच्चियां सुरक्षित है? आप उनके जो नियम है और जो विशेष उनके आप जागरूक खुश हैं कि आगे वास्तव में सरकार बच्चों के लिए विशेष कानून बना रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कुशवाहा जी। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आज भारत में सुरक्षित नहीं हैं। उसके लिए वह केवल सरकार को दोषारोपण देने से, नारों से, झंडों से, स्लोगन से इसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। जब तक हम स्वयं अपनी बच्चों के लिए जागरूक नहीं हो, आज विद्यालयों में बच्चों को भेज के ये मान लिया जाता है कि हमारी बच्चियाँ वहाँ पे शिक्षित हो आ जाएगी, तो इस गलतफहमी में भी नहीं रहें, क्योंकि जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा जवाबदारी पालकों की है कि वो घर में भी बच्चों को पढ़ाएं, बैड टच, गुड टच इनके बारे में बताएं, उम्र के साथ साथ हर बच्चों को हर बात से वाकिफ़ कराएं। ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। केवल सरकार का ढिंढोरा पीटने से इसका कुछ नहीं होगा, काम हमें शून्य से चालू करना पड़ेगा। और हिंदी पखवाड़ा दिवस के तहत मतलब अच्छा आयोजन हो रहा है जो 15 दिन तक लगातार होंगे, क्या कुछ कहेंगे आप हिंदी को?
जैसा कि बात भी सही है, सभी ने कहा भी है कि हिंदी जो है दिन पर दिन धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है और उसमें अशुद्धियाँ आती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे इंग्लिश स्कूलों का चयन हुआ है, इंग्लिश के ऊपर लोगों ने मतलब फोकस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हमको सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। हमारा जो विद्यालय है वो इंग्लिश स्कूल ही है और प्योर इंग्लिश मीडियम, लेकिन हम हिंदी को बिल्कुल उसके साथ साथ उससे भी अधिक प्योरिटी देते हैं। छोटी छोटी जो हिंदी को लेकर के अशुद्धियाँ होती है, हमारा फोकस यह था है हिंदी में बिल्कुल भी गलतियाँ ना हो, बच्चे बहुत शुद्ध हिंदी पढ़ें, सीखें और आगे भी किसी को सिखाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये हिंदी का जो आयोजन, हिंदी के कवियों को यहाँ पर बुलाया है और बच्चों को हिंदी की प्रेरणा देने के लिए इस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत इस आयोजन को किया है। उसी वजह से जैसे कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होते हुए भी हमने हिंदी को इसीलिए ये किया है कि हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है तो निश्चित रूप से उसे माँ का दर्जा मिलना चाहिए है और रहेगा। और उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत, बहुत अच्छे से सीखो अंग्रेजी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमें सम्मान अगर देने की बात आती है, अंग्रेजी सीखने की चीज़ है लेकिन हिंदी सम्मान की चीज़ है, हमें उसको सम्मान के साथ सीखना चाहिए और सबको सिखानी भी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये आयोजन किया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन लोगों को शारीरिक तौर पर अच्छी तरह से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है और इस दिन चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट को धन्यवाद किया जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का इतिहास साल 1996 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी को 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। इसकी स्थापना 1951 को WCPT द्वारा स्थापित की गई। ये दिन वैश्विक भौतिक चिकित्सा समुदाय की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। ये दिन फिजियोथेरेपिस्ट के कार्य को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इनकी पेशे को बढ़ावा देने और उनकी विशेषता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 थीम। इस साल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की थीम ऑस्टियो आर्थराइटिस और इसमें भौतिक चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल, उसका बचाव और उसका इलाज शामिल है तथा अगले वर्ष 2023 में रूमेटोलॉजिकल कंडीशन पर प्रकाश डाला जाएगा। एक नज़र अगर विश्व में ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर डाली जाए तो ये एक कॉमन जोड़ों की वैश्विक समस्या है जो 60% विश्व जनसंख्या को प्रभावित करती है। एक सर्वे के अनुसार 291 तरह के कूल्हे और जोड़ों की समस्याओं में ऑस्टियो आर्थराइटिस को 11 स्थान हासिल है। इसका कारण अभी तक अज्ञात है। बाकी जो चीज़ें ऑस्टियो आर्थराइटिस को बढ़ाती है उनमें मोटापा, चोट और बुढ़ापा शामिल है तथा इन सभी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कसरत है जो कि एक कुशल फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको दी जाती है, जिससे दर्द में कमी और उसके बचाव में सहायता मिलती है तथा जोड़ों में मूवमेंट और मांसपेशियों में ताकत आती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घुटनों की समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाए तथा बढ़ती उम्र के साथ होने वाली समस्याओं को किस प्रकार से रोका जाए। इसी थीम के साथ विश्व फिजियोथेरेपी संगठन द्वारा इस साल के लिए जोड़ों की समस्या ऑस्टियो आर्थराइटिस को थीम रखा गया है। विश्व भर के भौतिक चिकित्सक मानव जीवन में जोड़ों की समस्याओं के निदान के लिए कृत संकल्पित है तथा विश्व स्वास्थ्य में अपना अमूल्य योगदान सदैव से देता आ रहा है। इसी के साथ होने वाले विकार जो मनुष्य में विकलांगता को जन्म देते हैं, उनका निदान फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता है, जो आपको सही सलाह, सर्जरी तथा सर्जरी के बाद की कसरत सही ढंग से कराते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट का पूरे विश्व में एक विशिष्ट स्थान है, जो आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं और आपको एक्टिव रखने में तथा अंग संचालन अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। आज 8 सितंबर है और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जा रहा है और हम फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर मौजूद है और यहाँ देखिएगा किस प्रकार से फिजियोथेरेपी की जा रही है, कितने मरीज यहाँ पर विद्यमान है और मरीजों का उपचार किया जा रहा है। यहाँ पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट लोकेन चौधरी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आज फिजियोथेरेपी को विश्व के रूप में मनाया जा रहा है, दिवस के रूप में। तो आप क्या कहेंगे और कैसे क्या? पहले तो सर आपको भी और मंदसौर की समस्त जनता को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 सितंबर 2022 को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जो कि देश भर के सारे फिजियोथेरेपिस्ट मिलकर यह फिजियोथेरेपी दिवस फिजियोथेरेपिस्टों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करने, उनकी प्रशंसा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ आज आपको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। कौन कौन से पुरस्कार आपको प्राप्त हुए? जी, आरोग्य गुरु पत्रिका के द्वारा मुझे बेस्ट क्लिनिकल एक्सपर्ट का अवार्ड दिया गया है तथा मूवमेंट मास्टरो के द्वारा मुझे बेस्ट क्लिनिकल फिजियो लीजेंड का अवार्ड दिया गया है। ये वो लोकेन चौधरी हैं जिन ये आज उनको जो 2 अवार्ड मिले हैं, उनके साथ साथ में इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और यहाँ इनने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ कायम किए। आपको कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हुए? जी, सबसे अधिक कोरोना मरीजों की फिजियोथेरेपी करने का और एक साल में सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी पेशेंटों की करने का मेरे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि हमने 2021 में 1 लाख से अधिक मरीजों की इस गवर्नमेंट संस्थान में फिजियोथेरेपी की तथा 10,000 से अधिक कोरोना मरीजों को 2 साल के अंदर ठीक किया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का और एक साल में सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी पेशेंटों की करने का मेरे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि हमने 2021 में 1 लाख से अधिक मरीजों की इस गवर्नमेंट संस्थान में फिजियोथेरेपी की तथा 10,000 से अधिक कोरोना मरीजों को 2 साल के अंदर ठीक किया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड द इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। किस प्रकार से देखा है कि आपने यहाँ पर जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं लोकेन चौधरी, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले हुए हैं और किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं और आम जनता को किस प्रकार से उसका फायदा मिल पा रहा है? ये एक और पेशेंट है, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कब से आ रहे हो और आपको क्या समस्या है? सर, मुझे यहाँ आते हुए करीब 1 महीना हो गया है और करीब सर की वजह से आज मेरे को काफी रिलैक्स है, यानी कि मेरे को पाँव टिकाने में दिक्कत होती थी। ऑपरेशन के बाद से पाँव टिकाने में मेरे को काफी दिक्कत होती है। आज इनकी वजह से मैं पाँव करीब करीब टिका पा रहा हूँ और ऐसे ही अगर इन्होंने मेरा सहयोग करते रहे तो मैं चलाने में बहुत जल्दी चलने में सुविधा हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से इनका कहना है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद में मैं पैर टिका नहीं पा रहा था और मैं चलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और आज ये फिजियोथेरेपी की मेहनत से आज वो चल फिर पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। ऐसे ही और हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या समस्या हुई? मेरे को एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद में मेरा पैर मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो यहाँ आने के बाद में मेरा पैर मूवमेंट होने लग गया है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और उसकी शुभकामनाएं आपको। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप किस प्रकार से इस प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं? सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी डे का आप सभी को शुभकामनाएं आप लोगों को भी, और आप लोग हम फिजियोथेरेपी को कितनी अहमियत दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद। दूसरी चीज़, अगर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आप लोगों से बात करूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी, फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट आज हर एक घर में और हर किसी को। ज़रूरी नहीं फिजियोथेरेपी बीमार होने के बाद ही ज़रूरत पड़ती है, कोई तकलीफ होने के बाद ही। अगर आप तकलीफ से पहले फिजियोथेरेपी करें यानी फिजिकल एक्टिविटी करें तो आप तकलीफ से दूर रह सकते हैं। यहाँ जिला अस्पताल में मैं एज अ चाइल्ड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड हूँ। मैं यहाँ पर जो एसएमसी के बच्चे हैं 0 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी के लिए अवेलेबल है। मेरा जॉब यहाँ पर यही है कि मैं जितने भी 0 से 18 साल के बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार से डेवलपमेंटल डिले होता है, मतलब वो अपने विकास से पीछे रह जाते हैं, तो उनको पूरा स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच करना, फिर उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर किस तरह से हम उनकी फिजियोथेरेपी के द्वारा उनकी जो एक्टिविटी उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको सिखाई भी जाती है, कराई जाती है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा 3 महीने का है या 6 महीने का, अगर वो करवट नहीं ले पा रहा है तो हम उस बच्चे को वहीं से उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं कि वो आगे चल के उसकी एक्टिविटी पीछे ना करे। आइए हम बात करते हैं राहुल सिन्हम से कि राहुल जी, आज विश्व फिजियोथेरेपी डे है और आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिजियोथेरेपी की दिवस की। मंदसौर के लोगों को जितनी अच्छी कोशिश करता हूं कि मैं ये फिजियोथेरेपी दे पाऊं, उसका प्रयास है और उनके दुख दर्द कम कर पाऊं, यही मेरा उद्देश्य। इनका कहना है कि मंदसौर की जनता का जितना दुख दर्द कम कर पाऊं यही हमारा उद्देश्य और हम मानव सेवा के लिए ही समर्पित हैं। नेमीचंद राठौर, एसबीसी टाइम, मंदसौर। नारायणगढ़ में ब्लड प्रेशर, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, शुगर आदि बीमारियों की दवा एवं गोलियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से मरीज हो रहे परेशान, और इस विषय में मरीजों से चर्चा करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि दवाई गोली पिछले 8 महीने से प्राप्त नहीं हो रही है। अगर दवाइयाँ मिल भी रही है तो जहां 1 महीने की 60 गोली चाहिए उसे सिर्फ 15 गोली दे रहे हैं।
जब डॉक्टर से मरीजों ने पूछा कि गोली क्यों नहीं मिली, दवाई क्यों नहीं है, तो उनका जवाब था कि आगे से नहीं आ रही है, हम कहां से देंगे। इस विषय में मीडिया ने जब सवाल किया तो चिकित्सक श्री अनिल जी पाटीदार से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मैंने ऑनलाइन डिमांड भेज दी है, ब्लॉक एवं जिला चिकित्सालय में भी ऑनलाइन आवेदन दे रखा है, गोली दवा की डिमांड कर रखी है, पर अभी तक दवाई गोली प्राप्त नहीं हुई है। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मैं अस्पताल का पहला जब 2-3 दिन बाद बाहर को नहीं था, बाहर से आएगा जब देंगे, फिर बाद में वहाँ से लाओ, बाजार से लाओ। काय की गोली नहीं मिल रही आपको? अरे कैल्शियम की, विटामिन की और वो ताकत की दवाई शीशी लिखते हैं, वो दवाई भी नहीं है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने आपसे? पूछा गोली नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा क्या धरना देंगे, क्या करें? तो बोले धरना दो, अब क्या करें, मल्लागढ़ मेडिकल से नहीं आ रही हमको, ब्लॉक से नहीं मिल रही है दवाई। कितने समय से समस्या चल रही है? ये अब महीना भर हो गया है। रोगी कल्याण समिति में क्या है आप? रोगी कल्याण समिति की मैं सदस्य हूँ और यहाँ की पार्षद भी हूँ। अभी कुछ 8-9 महीने से मरीज जितने भी सब परेशान हैं, हॉस्पिटल में दवाई गोली नहीं मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? इसको लेकर मैं अपने माननीय मंत्री जी और कलेक्टर साहब से बात करना पड़ेगी। ऐसी मेरे पास भी खबर आ चुकी है कि पेशेंट लोग सब परेशान हो रहे हैं, दवाई गोली सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही उनको, तो इसके लिए मैं आगे चर्चा करूँगी। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसीलिए बनाया गया है कि जो भी आम नागरिक है, आम जनता है, उनको इसका सुविधा का पूरा लाभ मिले। शुगर की गोली कब से नहीं मिल रही? गोली मेरे को 1000 mm की चल रही थी। हाँ। अभी 500 mm की दे रहे हैं 2 महीने से। क्या बता रहे, क्यों नहीं आ रही गोली? क्यों रहे के आई को नहीं, मल्हारगढ़ नहीं आ रही, जो नहीं दे रहे हम यहाँ नहीं दे रहे, मल्हारगढ़ भी नहीं आ रही। गोलियों की जो कमी आ रही है, एक तो ब्लड प्रेशर की भी शायद गोलियाँ नहीं मिल रही है, और एक शुगर की जो है 1000 mg वाली, तो कम से कम 7-8 महीने से नहीं मिल रही है। तो ये कहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है? अपना जो रहता है, अपन जैसे ब्लॉक से डिमांड करते हैं, तो अपन ब्लॉक से डिमांड करते हैं, तो अपने को तो बस ब्लॉक स्तर ही पता है कि ब्लॉक स्तर से अपने को सफिशिएंट गोली दवाई नहीं मिल पाती है टाइम से, तो आगे का हमको नहीं पता। लेकिन अपने को जो ब्लॉक लेवल की जो डिमांड का जो अपना रहता है, तो अपने को यही पता है कि अपने को ब्लॉक लेवल से दवाई गोली टाइम से उपस्थित नहीं मिल पा रही है। डिमांड वगैरह तो डिमांड अपन जितने भी हर महीने रिमाइंडर करवाते हैं, और साथ में जब भी गोली दवाई खत्म होती है तो उसी टाइम अपन रिमाइंडर उनको करवा दिया जाता है, ऑनलाइन डिमांड कर दी जाती है। और अपने द्वारा यहाँ से पत्र के द्वारा भी वरिष्ठ कार्यालय को बता दिया, अवगत करवा दिया गया है। जिला चिकित्सालय तक भी गई? जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लोगों को मिले, जिसके लिए कुछ रोड में शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें योजना का लाभ उठाने के लिए 133 लोगों ने आवेदन किए हैं। कार्यक्रम में शासन की समस्त योजनाओं की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत मंदसौर अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिले, अपना खुद का उद्योग स्थापित करे, शासन के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पेयजल पर विशेष कार्य किए। जो भी योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही है, सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का हर शिक्षित बेरोजगारों को लाभ मिले। शिविर में 133 लोगों ने आवेदन किए। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में पधारे अतिथियों का फूल माला पहनाकर साफा बांधकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य बसंतीलाल मालवीय ने की। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जनपद सदस्य गोपाल गुजरिया ने किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कोई भी मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं रहे। इसी को लेकर हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी द्वारा मंदसौर जिले में अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में शिविर का आयोजन करके युवाओं को वहां बुलाकर
उनके प्रकरण तैयार करके उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर सरकार प्रयासरत है। उसी कड़ी में आज कुचड़ोद में शिविर का आयोजन था। यहाँ पे युवाओं में बड़ा उत्साह है, आप देख ही रहे हैं। बूढ़ा नगर में सरस्वती हाई स्कूल बूढ़ा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया, जिसमें देश के सभी पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, दौड़, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, लंबी कूद सहित 16 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सभी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मेडल और शील्ड से सम्मानित किया गया। इसमें चयनित सभी भाई बहनों को प्रांत स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ग्राम भारती जिला मल्हारगढ़ की आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता दलीय एवं बौद्धिक एकल तीनों प्रकार की प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर बूढ़ा में संपन्न हुई है। आने वाले समय में प्रांतीय प्रतियोगिता में जो विजेता भैया बहन हैं वो सब जाने वाले हैं और सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की हम सब लोग कामना करते हैं। साथ ही जो आज भैया बहनों का विजेता तृतीय स्थान पे जिसे प्राप्त किया है, अगली बार वो प्रथम स्थान पे प्राप्त हो ऐसे और अधिक मेहनत करके अच्छा स्थान प्राप्त करे, ऐसी हम सब भैया बहनों को भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद जय भारत। नगरीय निकाय के निर्वाचन के बाद सीतामऊ नगर परिषद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज सीतामऊ के पूर्वाल मांगलिक भवन में संपन्न हुआ। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला, उपाध्यक्ष सुमित रावत सहित नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई। कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों के साथ ही संत, महात्माओं, गुरुजनों, पत्रकार व बड़ी संख्या में सीतामऊ नगर की जनता भी शामिल हुई। इस दौरान नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने संस्कृत भाषा में अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी। पिता रतनलाल शुक्ला ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यत् अहं विधि द्वारा स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां सत्यनिष्ठां च स्थापयामि। अहं सीतामऊ नगर अध्यक्ष रूपेण स्वकर्तव्यानां श्रद्धया शुद्धांत करणेन निर्वहनं करिष्यामि। अहं बिना भयेन पक्षपातेन अनुरागेण द्वेषेण च सर्वविधि जनानां प्रति संविधानं विधि च अनुसृत्य न्यायं करिष्यामि। जय तु भारतम। भारत माता की। जहांपुर रोड बहुत खराब है, मेरे को राशि दे दो, बहुत खड्डे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने 24 करोड़ रुपए उसकी राशि स्वीकृत कर दी और ठेकेदार आ चुका उसका भूमि पूजन अभी 2 दिन में करने वाला हूँ। मैंने कहा कि साहब चौमेला पुलिया दीपा खेड़ा की टूट चुकी है। यहाँ पर हमारा राजस्थान और MP का सम्मान जो रास्ते में बंद हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 करोड़ रुपए स्वीकृत करके उसका भी टेंडर निकाल दिया। मैंने कहा कि साहब सुहासरा में हमारे नाले के नीचे बहुत खराब रहता है, हमें ओवरब्रिज दे दो। मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को दूंगा, उसके 24 करोड़ रुपए उसके भी उन्होंने स्वीकृत कर दिए। मैंने कहा साहब छानगढ़ में हमारे अंदर
मोड़ी माता रोड जो हम जाते हैं वो स्वीकृत है। यहाँ पर मुख्यालय था, यहाँ पर रेस्ट हाउस अधिकारी जब आते थे तो यहाँ पर कोई अधिकारी को रेस्ट हाउस था, 1 करोड़ रुपए उसके दे दिए। यहाँ पर हमारा तालाब जो सीतापुर का बहुत सुंदर तालाब कहलाता है वो जनपद के पास था, उसको वापस करके उसके 72 लाख रुपए मेरे विभाग से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरे को देना तो 72 लाख रुपए इसके दे दिए। हमारे आराध्य देवी मोड़ी माता के विकास के लिए मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी राशि चाहिए, मैं धन्यवाद दूंगा। 50 लाख रुपए मोड़ी माता के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए उन्होंने दे दिए। ऐसे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमारी विधानसभा में दिए हैं। पार्षद आपने लिखा है, मैं अपनी तरफ से एक मंत्री होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, और इससे भी बड़ी बात कि आपका परिवार का सदस्य छोटा भाई होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में सीतापुर और पूरा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में अलग से एक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।